2018 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय मेरी 753वीं रैंक थी, तो बहुत पीछे था मामला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके मन में भी ये रहा है कि हम चले तो आंधी क्या तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। निश्चित रूप से सर, एक एस्पिरेंट जब बाहर बैठता है वहाँ पे और अपना समय गिन रहा होता है जी, तो हार्ट बीट तो सर बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे पहली बार जब दिलीप सर ने पॉलिटी पढ़ाई थी तो उस समय दिमाग के सारे द्वार खुल गए। बिल्कुल। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज टॉक विद टॉपर्स प्रोग्राम में हमारे साथ है डॉक्टर परमजीत सिंह जी, जिन्होंने आरएस 2021 में 27वीं रैंक अर्जित की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जोधपुर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे भी अवगत हुआ है कि आपने भी इस एग्जाम में जो आपका पहला अटेम्प्ट है, जी सर, आपने भी आरएस एग्जाम को क्रैक किया है, तो इसके लिए आप भी सर बधाई के पात्र हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल। आपने जो रैंक अर्जित की है 27वीं, आपने जो सफलता प्राप्त की, उसके बाद आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से जो लोगों के देखने का जो नजरिया पहले था और अब है, उसमें काफी परिवर्तन हुआ है और पूरी जो सक्सेस है इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ सर। जी सर। जी सर, क्या इस दौरान प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की रणनीति रही आपकी, या प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी अलग अलग होती है? सर शुरुआती जो वर्ष होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें जो रणनीति होती है वो एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के रूप में दोनों ही परीक्षाओं को साथ में रखकर करनी चाहिए। जी शुरुआती जो वर्ष होते हैं, मुझे लगता है कि 2 से 3 वर्षों का जो समय होता है उसमें इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और मुख्य परीक्षा का सिलेबस दोनों ही कवर हो जाए। और कुछ समय के बाद में आप फिर अपने आप को फोकस कर सकते हो सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए। जी जी सर। सर, कई दौरान ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट जो स्टार्टर के रूप में होते हैं, अभी हाल ही में जिन्होंने शुरू की है तैयारी करना, कुछ रिपीटर भी होते हैं, तो क्या स्टार्टर के लिए और रिपीटर के लिए कोई अलग प्रकार की रणनीति होती है? सर स्टार्टर के लिए, क्योंकि एक बिल्कुल उसके लिए एक पूरी अलग दुनिया होती है जी, सब कुछ नया होता है उसके लिए। तो शुरुआती वर्षों में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही जो स्टडी के टाइप्स हैं वो भरपूर तरीके से एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर शुरुआती वर्षों में उसने पढ़ाई में कहीं कोताही बरती तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं और आगे जाकर के फिर उसको कहीं दिक्कतों का सामना करना, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना। रिपीटर्स के लिए क्योंकि माहौल अलग होता है, वो कुछ समय दे चुका होता है तैयारी को और उसके फंडामेंटल्स जितने भी होते हैं वो क्लियर हो चुके होते हैं, तो फिर उसको जो नए एरियाज ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे राइटिंग स्किल्स है, रिवीजन है, इसके अलावा कुछ ग्रुप स्टडीज हैं, तो वहां पर वो फोकस कर सकते हैं। जी सर, कई बार ये भी देखा जाता है कि एक भर्ती को पूरा होने में 3 से 4 साल का टाइम लग जाता है। उस दौरान स्टूडेंट के मन में एक नकारात्मक भाव आ जाता है, वो अपने आप को अंदर से डीमोटिवेट फील करता है। तो उस दौरान स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि वो ऊर्जावान रहे? सर डीमोटिवेशन निश्चित रूप से आता है, क्योंकि आरएस जो एग्जाम है वो एक बहुत ही लेंथी एग्जाम। जी। एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, आराम से 3 वर्ष से 4 वर्ष भी लग जाते हैं। तो ऐसे स्टेज में स्पेशली जो जिनके पास सिवाय आरएस की तैयारी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा उनसे यही आग्रह है कि वो रामधारी सिंह दिनकर की जो एक रश्मि रथी से जो उदाहरण जो लिया हुआ है, बिल्कुल, कि वर्षों वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूप था पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या क्या होता है। देखें आगे क्या क्या तो बस उसी स्पिरिट को, उसी जोश को बनाए रखते हुए वो आप अपनी तैयारी जो है वो रख सकते हैं। और कॉन्फिडेंस का पूरा इस पूरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल है। और जो बंदा कॉन्फिडेंट है और जिस बंदे के अंदर धैर्य है, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस पूरे प्रोसेस में। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आपके इस टाइम तैयारी के दौरान भी कभी ऐसा समय आया कि जब आपको लगा कि नहीं अब बहुत कुछ हो चुका है, एक लंबी प्रक्रिया है, अब नहीं करते हैं, आप पहले से एक बहुत अच्छी जॉब में हैं? सर ऐसे ख्याल तो देखिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं, अगर आ भी जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ डाइवर्जन करके उनको हम लोग हटा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि मैं इस तैयारी को छोड़ दूं, छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया। हाँ, कभी ऐसा होता था कि 2-3 दिन पढ़ने में मन नहीं लगता था, कभी कुछ काम से या कभी कुछ सराउंडिंग में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता जी, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। तो उस नेचुरलिटी को बरकरार रखते हुए जब भी आपका समय
मन नहीं लगे पढ़ाई में तो उस टाइम में 2-3 दिन आप छोड़ दें। बेटर है कि कोई मूवी वगैरह देखने शुरू कर दें या जी। किसी दोस्त के साथ आप जो है समय व्यतीत करें, जी जी। और उसके बाद में जैसे ही वो समय निकल जाएगा आपका पढ़ाई में वापस से मन लग जाएगा। हाँ, तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये शाखों गुलों में उलझ कर मत रहना, तुम्हारे वास्ते आशियां और भी है। तुम शाही हो परवाज नाम है तुम्हारा, तुम शाही हो परवाज काम है तुम्हारा, इन सितारों के आगे जहां और भी है। वेरी गुड, सितारों के बिल्कुल आगे सर, जहां। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर सिविल सर्विस के दौरान कोचिंग कितना जरूरी रहता है, क्या रोल रहता है कोचिंग का? सर कोचिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे लगता है अब कुछ समय में कोचिंग का बड़ा अहम रोल हो गया है। जी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी यात्रा में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है बिल्कुल, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पैदल चले जाइए या बस में बैठ जाइए। बस में बैठ जाइए। तो पहुंचेंगे आप दोनों ही तरीकों से सेम डेस्टिनेशन पर। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है सर कि पैदल चलने में आपका रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट होते हैं, बिल्कुल प्लस समय ज्यादा लगता है, और इसके अलावा जो मैं कहूंगा कि भटकाव है उसकी भी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल। तो कोचिंग इन सभी फैक्टर्स को एलिमिनेट करता है, आपका भटकाव दूर करता है और आपको समय पर पहुंचाता है, तो समय की बचत होती है और रिसोर्सेज भी जो है वो आपके बचते हैं। बचते हैं। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कोचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर आपके सक्सेस में कोचिंग का कितना क्या रोल है? आप जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड के क्लासरूम के स्टूडेंट भी रहे हैं। जी सर, जी सर। तो वे कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित की या आपके सक्सेस में जिनका सबसे ज्यादा रोल है? सर सबसे पहले तो मैं हमारे जो रेस्पेक्टेड आदरणीय डॉक्टर मनोज सिंह जी राठौर सर हैं, जी सर। वो हमारे लिए तो एक फादर फिगर है, जी जी। एपिटोम ऑफ आई थिंक और निश्चित ही हम सबके लिए मोटिवेशन है। बिल्कुल। और उनके सानिध्य में रहकर की मैंने तैयारी शुरू की। जब मैं स्प्रिंग बोर्ड में यहाँ पे आया था तो फर्स्ट डे मैंने उनसे ही बात की थी, जी जी। फर्स्ट डे उनसे ही मिला था और पहली क्लास भी संयोग से उनकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन से लेकर के आज तक उनका गाइडेंस कहें या मोटिवेशन कहें या एक हाथ कहें मेरे कंधे के ऊपर है, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है सर इस पूरी जर्नी में। जी और उसके अलावा जो स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूशन है जोधपुर स्पेशली, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक स्टाफ दोनों का ही बहुत बड़ा रोल है, जी। क्योंकि एकेडमिक्स में जो हमें सर पढ़ाते थे उसके अलावा नॉन एकेडमिक स्टाफ पेपर सेट करने में, पेपर लेने में, जी टाइमली टेस्ट सीरीज करवाने में, इन बिल्कुल। सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। जी तो मुझे लगता है स्प्रिंग बोर्ड पूरी फैमिली जो है वो अपने आप में एक अलग, मैं तो कहूंगा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है तो एक बिल्कुल, परिवार है, एक फैमिली की एक तरह। फैमिली है। और यहाँ आकर के सर जो हमें एक परिवार नुमा माहौल मिलता है जी वो और जगहों पे मैंने तो देखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम बात करते हैं सर 4D की, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। वो सारे के सारे अवयव इस स्प्रिंग बोर्ड बिल्कुल, ये जो हमारे मनोज सर का प्रिंसिपल है, बिल्कुल 4D सर, प्रिंसिपल। हमें उस समय भी उन्होंने वही सिखाया था जी जी। और आज भी हम उनसे वही सीखते हैं। बिल्कुल। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो रुकी नहीं है, भले ही बिल्कुल। सफलता मिल चुकी है, लेकिन हम आज भी जब सर से मिलते हैं तो एक बिल्कुल। स्टूडेंट की तरह मिलते जी। हैं, वही आदर भाव और वही समर्पण भाव से मिलते हैं। बिल्कुल। सर आपके मेंस में भी बहुत अच्छे नंबर हैं। जी सर। क्या एक प्रभावी तरीका रहा, रणनीति रही कि आंसू राइटिंग को प्रभावी बनाया जा सका? सर क्योंकि 2018 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। तो उस समय मेरी 753वीं रैंक थी, तो बहुत पीछे था मामला। तो जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे यही लगा कि मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं थे। जी और मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं होने के 2-3 कारण वही थे कि एक तो कंटेंट अच्छा नहीं था, जी। प्लस दूसरा टाइमली रिवीजन जो था वो नहीं किया था मैंने, और टेस्ट सीरीज ढंग से नहीं लिखी थी। जी। तो 2021 वाले अटेम्प्ट में मैंने इन सभी कारणों को जो है वो वापस से ठीक किया, टाइमली रिवीजन किया, ग्रुप स्टडीज के माध्यम से जो रटने वाली चीजें थी उनको अलग से टाइम दिया, बिल्कुल। और पेपर 4 के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई। और यहाँ पर जितने भी टेस्ट होते थे उनको पूर्ण समर्पण भाव से 3 घंटे बैठ करके यही लिखता था मैं, और कहीं नहीं लिखता। और उसके बाद जब कॉपी चेक होती थी तो कॉपी चेक करने के दौरान भी अगर मेरे नंबर कम आते थे तो मैं यहाँ के टीचर्स वगैरह से मिलता था, उनसे पूछता था। तो और मनोज सिंह जी सर को भी मैंने अपनी सारी की सारी कॉपीज दिखाई थी, तो उनका भी यही कहना था कि आप और मेहनत कर सकते हो। जी। तो धीरे धीरे उनका जो इनपुट्स जैसे जैसे मिलते रहे तो मैं मेहनत करता रहा। जी, जैसा आप बता रहे थे कि आप 2018 में भी लास्ट तक अपीयर हुए थे। जी सर। 21 में आपने 27वीं रैंक अर्जित की है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके मन में भी ये रहा है कि हम चले तो आंधी क्या तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, बिल्कुल सर। सागरों की क्या बात हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, बिल्कुल हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेगी, अरे हम चले तो ऐसे सूरज हजारों जल पड़ेंगे। बहुत ऐसे बढ़िया, सूरज बिल्कुल हजारों सर। जल पड़ेंगे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके लाइफ में भी कोई ऐसी दबंग स्टोरी टाइप रहा है क्या कि आप
किसी एसडीएम साहब को देखे हो, आईपीएस सर को देखे हो, आई सर को देखे हो और फिर लगा कि नहीं अपन को भी अब करना तो यही है, 12th फेल के मनोज शर्मा की तरह? नहीं सर, 12th फेल मनोज शर्मा तो थोड़ा बहुत एक्सट्रीम कैरेक्टर था, जी जी उतना तो नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैं जालोर में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के जी पद पर मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, जी तो वहाँ पे 2016 के आसपास एक दो बार मुझे ब्लॉक मीटिंग्स में और जिला स्तरीय मीटिंग्स में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। जी जी तो वहाँ पे कलेक्टर साहब, सीएमएचओ साहब, एसडीएम, बीडीओज, इन सब से मिलने का पहली बार मुझे इंटरेक्शन हुआ। जी तब वहाँ की उन लोगों की जो कार्यशैली थी उनको देख करके और उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग को देख करके जी मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि यार मुझे भी प्रयास करना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। जी जी तो पहली बार सर वहाँ फिर मैंने सोचा। हाँ, तब आपको लगा कि नहीं अब तो अपने को भी कुछ ना कुछ करना ही जी चाहिए। जी सर। सर कहते हैं भी कि तैयारी के दौरान भी कई बार व्यक्ति में वो गुण आ जाने चाहिए जिसकी वो तैयारी कर रहा है, उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आपका क्या मानना है सर इस बारे में? निश्चित रूप से सर, ये जो सिविल सर्विस की जो तैयारी है, जी ये अपने आप में इतनी विस्तृत और कॉम्प्रिहेंसिव है जी कि ये किसी इंसान को व्यक्ति बना देती है। जी क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें सीखते हैं, जैसे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। हिस्ट्री, जी हमें उन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जो पहले हुई है, जी तो उन इवेंट्स का हमारी सोच पर क्या इम्पैक्ट आता है। जी जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी जी एथिक्स है, बिल्कुल इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे हमें अवेयरनेस प्राप्त होती है बिल्कुल और कुछ ऐसे गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं जो हम एज अ सिविल सर्वेंट उनको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते जी हैं। जी आरपीएससी कई बार झटके देती है और ढंग से झटके देती है। कभी आपको भी ऐसा लगा क्या कि नहीं आरपीएससी ने इस बार बिल्कुल चकमा दिया आपने? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब जब अच्छी तैयारी की है जी जी तब तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी और मैंने जिस रेंज में अपने नंबर सोचे थे जी। उसी रेंज में मुझे नंबर भी प्राप्त हुए हैं। जी। और मुझे ऐसा लगता है सर कि कुछ लोगों की वजह से आरपीएससी और इस सिस्टम को कुछ बदनाम किया जाता है, बिल्कुल लेकिन 99% वहां पर एक्यूरेसी है। जी जी अच्छे लोग हैं जी और अच्छे ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर काम होता है। आरपीएससी में आपने इंटरव्यू भी दिया था। जिस दिन आपका इंटरव्यू था उस दिन जैसे मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अपने तो हार्ट बीट उस लेवल पे थी कि मापना भी मुश्किल था। जी, आपको कैसा फील हो रहा था उस टाइम? निश्चित रूप से सर, एक एस्पिरेंट जब बाहर बैठता है वहां पे और अपना समय गिन रहा होता है, जी तो हार्ट बीट तो सर बढ़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल और स्ट्रेस और एक एंजाइटी का जो स्तर होता है वो अपने पीक पर होता है उस समय। जी तो मुझे भी सर वही अपने अंदर वही फील हो रहा था। और मैं तो बस ये सोच रहा था कि यार मेरा जो पहला क्वेश्चन है, जी जब एक बैट्समैन पहली बॉल के बारे में सोचता है क्योंकि बिल्कुल पहली बॉल अच्छे से खेल लूं, तो मैं भी सर यही सोच रहा था कि मेरा जो पहला प्रश्न है वो बस अच्छे से हो जाए, जी जी उसके बाद तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अपने आप मैनेज कर लूं। ये है सर। सर आरपीएससी में जैसे हम इंटरव्यू में हर व्यक्ति की हॉबी होती है। हमारे एक साथी जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनकी वैसे बहुत अच्छी रैंक है सर और उनका जिन बोर्ड में इंटरव्यू था जी वहाँ के चेयरपर्सन साहब को जब उन्होंने अपनी हॉबी बताई जी जैसे कि राजस्थान के लोकगीत और लोक भजन गाना, तो चेयरपर्सन साहब ने कहा नहीं ये कोई हॉबी नहीं होती। जी जी सर आपकी क्या हॉबी रही है? सर, हॉबी मेरी गेम्स थी और गेम्स में भी पर्टिकुलरली मैंने क्रिकेट को अपना हॉबी चुना था, जी क्योंकि क्रिकेट मुझे वास्तव में नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, खेलना भी और देखना भी। जी और मैंने स्कूल लेवल पर भी जिला स्तरीय टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा सर कॉलेज में भी जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स थे जी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मैं अपनी टीम में एज अ ओपनिंग बैट्समैन था, लेफ्ट हैंडेड। जी तो क्रिकेट को सर मैंने बहुत लंबे समय तक खेला भी है, जिया भी है। जी तो वो मेरी एक नेचुरल हॉबी थी। जी तो वहां से इंटरव्यू में भी सर मुझसे जो क्रिकेट के जो जनरल क्वेश्चंस थे वो पूछे भी गए थे, आईपीएल के बारे में क्वेश्चंस थे। इसके अलावा सर क्रिकेट में आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, जी उसके कितने रन्स हैं, अब थोड़े। बता दीजिए कौन है? हाँ, सर पहले तो सचिन तेंदुलकर, वो तो ऑल टाइम फेवरेट सबके ही हैं, बिल्कुल पर अभी प्रेजेंटली सर विराट कोहली है। जी बिल्कुल। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि तैयारी के दौरान इंटरव्यू की तैयारी के दौरान कई बार बहुत तरीके से चैलेंज आते हैं जी, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं घटनाएं वगैरह बदलती रहती है। बिल्कुल। और इंटरव्यू एक जब जैसे जून में शुरू हुए थे लास्ट नवंबर तक चले थे, उस जी। दौरान ये भी रहता है अपना कब होगा अपना जी, कब होगा, उस दौरान क्या क्या चैलेंजेस रहे सर? सबसे बड़ा चैलेंज सर वही आता है, चैलेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। जी क्योंकि जब आदमी को कोई अनिश्चितता रहती है ना मन में, तो उसके मन में 100 तरीके के जो है नकारात्मक विचार ज्यादा आते हैं। बिल्कुल तो वो अपने इस बारी का बिल्कुल धैर्यपूर्वक इंतजार करना, मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत तो वही है। जी जी
तो बिल्कुल जुलाई में सर शुरू हुए थे और मेरा शायद सितंबर में इंटरव्यू हुआ था। जी जी तो थोड़ा डायनेमिक तो रहता ही है सर, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स पूरा चेंज हो जाता है। एक तो जी। आप जब जुलाई में पढ़ना शुरू करते हो तो वो आते आते इररिलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय सर मैं जो जितने भी तैयारी करने वाले युवा वर्ग हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जो बेसिक पर्सनैलिटी है जी जी उसको मेंटेन रखें जी और पेशेंस रखें, अपनी बारी का इंतजार करें जी और पढ़ते रहें पॉजिटिवली, और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको डाइवर्ट करते रहें बिल्कुल और एक अच्छी शांत संयमित पर्सनैलिटी लेकर के इंटरव्यू में जाएं। जी। सर एक बार ये भी कहा जाता है कि भाई कण भर लिखने के लिए अपने को मन भर पढ़ना पड़ता है, और ये सामान्यतः प्रचलित भी है। सर और ये भी कहा जाता है कि भाई अच्छा श्रोता वही है, अच्छा जो सुनने में ज्यादा विश्वास करता हो। सर क्या आपने स्टडी मटेरियल के अलावा भी कोई नॉवल वगैरह पढ़ा हो, या इसमें आपकी कोई रुचि रही हो? मतलब एक मेरी हॉबी, पैरेलल हॉबी के रूप में भी मैं पढ़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जो ऑटोबायोग्राफीज है वो पढ़ने का बड़ा शौक। जी जी तो मैंने 5 से 7 ऑथर्स थे उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। जी एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है, इसके अलावा नेल्सन मंडेला है, जी और इसके अलावा सर मैंने रिसेंटली जो हिटलर है, जी द मीन काफ, जी जी। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। सर इसका तो मेंस की आंसर राइटिंग में काफी महत्वपूर्ण रोल रहता होगा सर। सर हाँ, आपके विचार अगर जितने खुले होते हैं जी उनका इम्पैक्ट तो आपके आंसर राइटिंग पे आता ही है। जी लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट सबसे यही करूंगा कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जी और अगर समय अगर आपके पास है तो जी। फिर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी जोधपुर के बारे में कोई ऐसी मेमोरी, हर व्यक्ति की अलग अलग मेमोरी होती है और बहुत शानदार तरीके की होती है, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती हो, कभी ऐसा फील भी करवाती हो कि नहीं वो उस टाइम बहुत सही था? सर सारी जितने भी स्प्रिंग बोर्ड का जो डेली जो पढ़ाई होती थी वो अपने आप में एक मेमोरी है। जी लेकिन सबसे पहली बार जब दिलीप सर ने पॉलिटी पढ़ाई थी तो उस जी। समय दिमाग के सारे सारे द्वार खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे लगता है सर कि आज तक मेरी पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि दिलीप सर ने आकर के हमको यहाँ 8-8 10-10 घंटे पढ़ाया था। बिल्कुल और घर से सर हम लोग टिफिन लेके आते थे और यहाँ टिफिन खाते थे। बिल्कुल तो 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को यहाँ पढ़ाई करते थे। मुझे लगता है सर कि उससे बेस्ट मेमोरी आज तक पढ़ाई के क्षेत्र में तो मेरी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। सर स्टूडेंट के मन में एक आम धारणा ये भी रहती है हैंडराइटिंग को लेकर जी। कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर अच्छी नहीं है तो उनके मन में एक थोड़ा यूं सेंस रहता है कि नहीं नहीं पता नहीं क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले किस प्रकार नंबर देते हैं, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? सर हैंडराइटिंग का अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई बहुत इम्पैक्ट ज्यादा है नहीं। जी सर। बस पढ़ने योग्य आपकी लेजिबल हैंडराइटिंग होनी चाहिए। जी और अगर हैंडराइटिंग आपकी औसत या औसत से कम है तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। आप जो पढ़ाई के दूसरे हिस्से हैं, जी जो अभी आपका डेली टास्क है, आपकी जो आंसर राइटिंग है, आप उस पर फोकस करें। और आंसर राइटिंग पे जब आप फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी हैंडराइटिंग भी दिनों दिन सुधर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा ध्यान हैंडराइटिंग सुधारने पे लगाने के बजाय अच्छा है कि आप पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, रिवाइज करें और जी। लिखें, तो हैंडराइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। ऐसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन स्टूडेंट का रहता भी है अक्सर, सर कर मीडियम का क्या फर्क रहता है, हम इंग्लिश से हिंदी में आ जाए हम ज्यादा कंफर्ट रहेंगे, इसका क्या प्रभाव रहता है? सेम आंसर सर, मीडियम इज जस्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल तो मीडियम कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल मीडियम जो है, आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल फील करते हैं आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपके जो आंसर्स हैं वो उसी शैली में होनी चाहिए जिनसे आप अपेक्षा की जाती है। सर अभी टेक का दौर है, सारे लोग टेक से जुड़े हुए हैं, हर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे है। सर सोशल मीडिया आज के जमाने में एक जिस टाइप का जाल बना चुका है अपने चारों ओर, स्टूडेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सोशल मीडिया के बारे में? सर सोशल मीडिया, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत मेरा एग्जांपल बताऊं तो जी। मैंने तो पूरे 21 का जो मेंस का समय था, बिल्कुल। प्रीलिम्स और मेंस का जो समय था, उसमें सारे के सारे अपने हैंडल्स सारे डीएक्टिवेट कर दिए। तो उससे मुझे फायदा ये हुआ कि डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो गया। जी बार बार ये जो फोन उठा करके जो नोटिफिकेशन चेक करने की एक जो प्रथा चल पड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है सर कि अगर डीएक्टिवेट करते हैं तो इससे पूरा रिलीफ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मिनिमाइज करते हो चीजों को तो ठीक है जी। कहीं न कहीं आपको लॉजिकल तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सारे दिन ऑल द टाइम्स आप अपना समय अगर सोशल मीडिया को दे रहे हैं, जी मुझे लगता है कि ये बहुत एक गलत ट्रेंड है और बिल्कुल। इससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होती है, तैयारी का समय भी वेस्ट होता है बिल्कुल और नुकसान बहुत ज्यादा है। फायदे मुझे लगता है सर
बहुत कम बहुत होंगे, कम बहुत कम। बहुत कम। सर क्या आप शुरू से ही एक टिपिकल टाइप के स्टूडेंट रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में क्लास के टॉपर हो, 12th में भी क्लास के टॉपर हो, इधर ग्रेजुएशन भी टॉप करे जा रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं किसी भी लेवल पर कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था। जी जी बहुत एवरेज मार्क्स थे मेरे। जी 10वीं में 76% मार्क्स थे, जी 12वीं में 74 थे, ग्रेजुएशन में 68% मार्क्स जी थे। जी और एक एवरेज माइंडसेट के साथ ही सर मैं तैयारी कर रहा था। और वहां पर सामान्य जो एवरेज जो जर्नलिस्ट माइंडसेट के लोग हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल बजाय जो स्पेशलिस्ट वहां पे माइंडसेट के होते बिल्कुल हैं। उनका जो जो इंटरव्यू बोर्ड है वो भी उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करता है वहां पे, जी जी जिनके व्यूज एवरेज होते हैं या फिर जो मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं। जी जी। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? फेवरेट सब्जेक्ट सर मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटी जो दिलीप सर पढ़ाते थे वो, कॉन्स्टिट्यूशन, जी इसके अलावा बाद में सर मेंस की तैयारी के समय मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, ये 3-4 सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते। सर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको या जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रही है मेंस में, या उसको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? सर वैसे तो जितने भी पेपर्स हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, बिल्कुल वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। जी जी और सारे पेपर्स की यूनिट सभी इंपॉर्टेंट है। जी तो किसी एक सब्जेक्ट को ध्यान देने की बजाय मैं ये कहूंगा कि सर पेपर वाइज आप यूनिट जो है, यूनिट 1, 2, 3, जी उन सभी पर ध्यान दें। बिल्कुल और यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं, जी पेपर स्कीम है, पेपर सिलेबस है, जी उसको ध्यान में रखते हुए पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, जी तो इन सभी फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे रखें। बिल्कुल सर। सर कई बार ऐसा सुनने में आता है कि फोर्थ पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस बारे में जो तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के दौरान जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रेजुएशन में अगर बच्चे सर तैयारी करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है तो बहुत अच्छी बात है, जी क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जी जितना जल्दी आप टैप करोगे उतना जल्दी आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर हाँ, और 12th के बाद बच्चे मेंटली मुझे लगता है कि कॉम्पिटेंट हो जाते हैं हो कोचिंग जाते हैं। इंस्टीट्यूट में, जी कोचिंग एनवायरनमेंट में आने के लिए। जी जी तो अगर वो बीए फर्स्ट ईयर में या बीए सेकंड ईयर में भी अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं जी जी तो उनका ग्रेजुएशन होते होते कोचिंग कंप्लीट हो जाती है। जी ग्रेजुएशन के बाद वो आरएस भी दे सकते हैं, जी। दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोचिंग का वो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल तो उनको फर्दर अब कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जी जी भटकाव से बचाता है। बिल्कुल तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी फायदा है इससे। जी सर। ये ग्रेजुएशन के दौरान जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जी इनमें करंट अफेयर्स को लेकर, जी स्टडी मटेरियल को लेकर बहुत ज्यादा संशय रहता है, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। तो करंट अफेयर्स का कितना क्या योगदान रहता है प्रीलिम्स में, इसको कैसे किया जाए? सर करंट अफेयर के लिए कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि मेंस में आपको भी पता है मुश्किल से 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जी करंट जी अफेयर। और प्रीलिम्स एग्जाम में मुझे लगता है कि 10 से 15 क्वेश्चंस जो जी। कोर करंट अफेयर है उसके आते हैं। जी तो इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको आकाश और पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। बस जो जनरल अवेयरनेस है, एक सिंपल न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप उसको कर जी। सकते हो। जी। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो एक मंथली मैगजीन आती है, क्रोनोलॉजी, उसे भी कर सकते हो। और स्प्रिंग बोर्ड का एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है जो करंट अफेयर विकास सर डील करते हैं उसको, जी आप वो देख करके भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। सर एक सामान्य सा प्रश्न ये है कि जैसे कई बार अक्सर देखने को मिलता है कि सेलेक्ट होने के बाद आपका नजरिया बदल जाता है, आपके दोस्त बदल जाते हैं। कई आपके दोस्त भी ऐसा फील कर रहे हैं, आपको ऐसा कभी जताया कि नहीं परमजीत जी आप सेलेक्ट होने के बाद बदल गए हैं, या ऐसा कुछ? अब सर वो सीधे मुंह अगर अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है मेरे लिए तो ये बड़ा लॉस है बिल्कुल बिल्कुल ना। और जो आप वो आपको तब जानते हैं जब आप कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो ऐसे दोस्तों को तो छोड़ना ही चाहिए। जी और मुझे नहीं लगता सर मेरे अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बड़ा पत्र। हाँ, कभी कभार सर बिजी रहते हैं तो फोन नहीं उठा पाते, हाँ तो और उसकी वजह से उनको काफी कुछ हमें और सुनने उनको को तब भी ये मिलता है। लगता होगा कि नहीं अब आप बड़े लेकिन आदमी मैं वापस से उनको रिप्लाई करता हूँ, तो जी जी वो जी। adjust तो आपका भी कोई ऐसा कोई टिपिकल ग्रुप टाइप रहा है कि 4-5 लोग साथ में बैठ के पढ़े हो, या फिर इस ये जो ग्रुप स्टडी का हम जो सुन रहे हैं कि ग्रुप जी। स्टडी कर रहे हैं, वो इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? सर ग्रुप स्टडी मुझे लगता है कि अगर जितना छोटा सर्किल होगा उतना ज्यादा फायदा, जी जी क्योंकि बड़े ग्रुप सर्किल से क्या होता है कि एक तो आप फिर अननेसेसरी टॉपिक्स पे आप शुरू हो जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल फिर टाइम ज्यादा लगता है, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं फिर वो आपका जो एक इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्टिव जो आवर्स होते हैं वो कट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल तो ग्रुप स्टडी का सीधा सा फंडा ये होना चाहिए कि दिन के आधे घंटे से ज्यादा ग्रुप स्टडी नहीं होनी चाहिए। करें ग्रुप स्टडी केवल उसी टॉपिक पे होनी चाहिए जो आपने आज पढ़ा है। जी
और इट शुड बी द मोड ऑफ रिवीजन ओनली। जी जी। कि भाई मैंने पढ़ा है तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये पढ़ा क्या है, क्या पढ़ा है। और फिर आपने अगर कुछ पढ़ा है तो आप मुझे सुनाइए कि मैंने ये पढ़ा है, जी और उसके बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। जी जी तो ये शॉर्ट होना चाहिए, दिन के आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। सर कई हमारे ऐसे साथी भी है जो अदर किसी सर्विस में है, कुछ टीचर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, और उनकी भी हर व्यक्ति जीवन में महत्वाकांक्षी होता है और वो चाहते हैं कि ऊंचे से ऊंचे पदों पे जाए, वो आरएस जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करे। जी। तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करे? जैसे आप भी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और आपने टाइम मैनेजमेंट किया भी है सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सर, बहुत अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। जी जी और कहते हैं ना सर कि टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो लाइफ अपने आप मैनेज हो जाएगी। जी। तो मेरे पास भी सर एक काफी अवसर ऐसे होते थे दिन में कि मैं दिन में अपनी पढ़ाई, लोग तो सुबह शुरू करते हैं, मैं शाम को 4 बजे शुरू करता था। जी जी। तो पहला लैब शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर एक डिनर, फिर रात को 9:30 से रात को 2:30 बजे तक। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आते थे जब हमें लगता था कि यार आज तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस समय भी आपको हिम्मत रख करके आपका डेली टास्क पूरा करना है। जी। जब आपका डेली टास्क पूरा हो जाए उसी टाइम सोना है, उसके बाद ही सोना है। बिल्कुल। इट शुड बी द बेसिक गोल्डन प्रिंसिपल। जी जी। अगर वो करते हैं तो फिर आप चाहे सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। अब कुछ लोगों की ड्यूटी रात में भी होती है। जी। जैसे बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं हमारे साथ में, आरपीएस है, बिल्कुल। वो पहले कांस्टेबल थे या पुलिस एसएचओ थे। जी। उनकी रात में ड्यूटी होती थी। जी जी। तो रात को ड्यूटी भी करते थे और दिन में पढ़ाई भी करते थे। जी जी। तो ये आपका अपना एक नजरिया है, आप चीजों को किस तरह से देखते हो। जी जी। अगर समस्या को समस्या की तरह से देखोगे तो वो समस्या बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल। और समस्या में अगर समाधान ढूंढोगे तो जी, समस्या छोटी हो जाएगी। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विजन। सर एक बात ये पूछना चाहूंगा मैं कि स्टूडेंट के मन में एक थोड़ा कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर संशय भी रहता है। जी जी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि सर स्टूडेंट के पास एक कोई बैकअप प्लान, बी प्लान होना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, प्लान बी को अगर लॉजिकली देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करना है जी। तो आपका ध्यान सिर्फ ए टू बी होना चाहिए। बिल्कुल। अब इस तैयारी की विशेषता ये होती है कि जब आप बी पॉइंट तक पहुंचते हो जी, तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको बहुत सारे छोटी छोटी सफलताएं मिलने लग शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता भी है, हमने हमारे साथ भी देखा है, लोगों के साथ भी देखा है। जी। क्योंकि ये तैयारी अपने आप में इतनी विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड होती है कि आपको ये छोटे दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के होते हैं, तो वो अपने आप ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और किसी एक एग्जाम में सेलेक्ट होते ही आपका प्लान भी तो सक्सेसफुल हो गया। जी। अब आपका ये विजन होता है कि उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आरएस को फोकस करें। जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप केवल आरएस की तैयारी पे फोकस करें। जी। जब समय आएगा तो प्लान भी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ईश्वर पे भरोसा रखें। जी। इसके लिए बहुत ज्यादा कोई पहले से ही प्लान बी करने की आवश्यकता नहीं है। सर किसी ने कहा भी है कि मिटा दो अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहो के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ ना कुछ पाने के लिए जीवन में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपने अपनी तैयारी के दौरान कुछ सेक्रीफाइस किया? सर, छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस तो ऐसे बहुत हजारों थे जी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो समय है वो बहुत ज्यादा लगता है इस प्रिपरेशन। जी जी। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आते थे जब सोशल लाइफ में कहीं किसी फंक्शन में जाना होता था तो हमारे पास जाने का, नहीं जाने के रीजंस होते थे, क्योंकि हो सकता है कभी कोई इंटरव्यू आ गया, कभी मेंस एग्जाम होते थे, कभी प्रीलिम्स था। जी। और दुनिया जब छुट्टियों पे बाहर घूमने जाती थी तब हमारे या तो कोई मॉक इंटरव्यू देना होता था या हो सकता है आरपीएस की कोई शेड्यूल निकाल दी होती। बिल्कुल। तो सोशल लाइफ को बहुत जगहों पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उस चक्कर में। और डेफिनेटली सर सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप सारी चीजों को साथ में लेकर चलोगे तो आप तैयारी में कहीं कहीं पीछे रह जाओगे। ये रहता है। सर आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सर मेरे जीवन में डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम है जी, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो संघर्ष गाथा है जी, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है जी। और एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेकर के और पढ़ाई लिखाई करके वो भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे जी। तो इस पूरी जो जर्नी है उसमें उन्होंने जो जो चैलेंजेस फेस किए हैं जी, वो बहुत मोटिवेशनल है जी। और उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है सब वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है जी। बिल्कुल सर, कलाम साहब की तो छवि भी रही है कॉमन मैन की तरह। उम्मीद करते हैं आप भी प्रशासन में जाएंगे तो एक कॉमन मैन बन के उभरेंगे और हम सब के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। आज
टॉक विद टॉपर्स प्रोग्राम में पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।